हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। मिड 1960s की बात है जब ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था। और इससे इंट्रोड्यूस करने का जो पर्पस था वो ये था कि जो डिमांड्स हैं पॉपुलेशन की, फूड डिमांड्स बेसिकली, वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करा गया ताकि हम क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों ही चीज़ें जो हैं वो बढ़ा सकें। तो हमारा जो मेन पर्पस था वो ये था, हम फोकस करें क्वालिटी एंड क्वांटिटी को बढ़ाने में फॉर फूड प्रोडक्ट्स। जो भी क्रॉप्स इंडिया में उगाई जाती हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाना हमारा मेन पर्पस था। तो मिड 1960s में इसको रन किया गया था। और जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसका मेन पर्पस था कि वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं किसी भी पॉपुलेशन की या इंडियन पॉपुलेशन की, उसको पूरा कर सके। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम हरित क्रांति भी कहते हैं, ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था कि इसने इंडिया के लोगों की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स थी एट दैट टाइम उसको पूरा कर दिया था। तो जो हमारा प्रिंसिपल था या जो हमने इसके पीछे टेक्निक्स यूज़ करी थी वो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स ही थी, जिसके अंदर हम सिलेक्शन करते थे पेरेंट्स का, हाइब्रिड्स को प्रोड्यूस करते थे। और फिर लैब्स में हम जब हाइब्रिड्स प्रोड्यूस कर लेते थे तो हम उनको फील्ड्स में भेजते थे ताकि वो बड़े लेवल पर ग्रो करी जा सकें। यहाँ पर हमने बहुत सारी जगहों पर बायो फोर्टिफिकेशन वगैरह का भी यूज़ करा था, जहाँ पर हमने क्रॉप्स के अंदर स्पेसिफिक मिनरल्स या वाइटामिन को ऐड किया था ताकि अगर कोई डिफिशियंसी है तो उसको भी पूरा करा जा सके। अभी जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स थी ये हाई यील्डिंग होती थी, यानी कि नॉर्मल क्रॉप से थोड़ा ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करती थी, डिजीज रेजिस्टेंट थी, इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट जो है वो नहीं लगते थे। और स्पेसिफिकली हमने फोकस किया था इसमें वीट, राइस और मेज की और मिलेट्स की जो स्पीशीज थी इनके ऊपर। तो जो वीट की स्पीशीज हमने बनाई थी उनका नाम था सोनालिक और कल्याण सोना। राइस की IRA टाइटोनेटिंग 1 जया और रत्ना हमने प्रोड्यूस करी। इसमें कुछ सेमी डॉग वैराइटीज थी, कुछ इम्प्रूव्ड थी। और मेज और मिलेट जो है इनको हमने हाइब्रिड वैराइटीज इनके प्रोड्यूस कर लिए थे। अब इसी तरीके से जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप्स के लिए था, ग्रीन कलर की क्रॉप्स होती हैं, इसी तरीके से ब्लू रेवोल्यूशन भी गवर्नमेंट ने रन करा था और वो फिशेस के लिए रन किया गया था। व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो रन किया गया था हमारे मिल्क के लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन वॉज फॉर कॉटन। सो डिफरेंट टाइप ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो रन किए गए, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का ही आता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स इंडिया की ही पूरी नहीं कर रहा था, बल्कि इसने इंडिया को इतना केपेबल बना दिया था कि जो स्पीशीज़ हैं या जो क्रॉप्स हैं उनको हम बाहर भी एक्सपोर्ट इजीली कर पा रहे थे। अब क्योंकि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है या यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है और क्रॉप्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल है, इसीलिए इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको भी इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद जिसके अंदर हम सिलेक्शन करते थे पेरेंट्स का, या हम कल्टीवार जो प्रोड्यूस करते थे, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट जो है हम उनमें से सिलेक्ट कर लेते थे। और जो भी रिकॉम्बिनेंट्स हम बनाते थे पहले हम उनको टेस्ट करते थे और उसके बाद ही हम उसको पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस करते थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब यहीं से ग्रीन रेवोल्यूशन से ही आगे हमें पढ़ना है अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, कि भाई ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आई थी इनको हमने इंट्रोड्यूस क्यों करा, और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं ये कैसे डिफरेंट थी और इनके एडवांटेजेस क्या थे। अब ऐसा नहीं है कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक बेटर ऑप्शन नहीं था, बट बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड डिमांड्स को पूरा करना इतना भी इजी नहीं था। इसीलिए जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे उन्होंने मिड 1970s के आसपास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं उनको बनाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको एक बहुत बड़ा टर्न मिला था। चलिए देखते हैं कि GMCs जो हैं वो क्या करती थी और किस तरीका जो चेंज है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला था। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास वो ये होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो कौन है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनी प्लांट, फंजाई या बैक्टीरिया जिसका जीन मैंने ऑल्टर कर दिया है बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन, जिसके अंदर हमने कर दिया है या जिसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यूज करी है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है। सो बेसिकली एनी प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया whose genes have been altered, जिसके जीन्स को हमने ऑल्टर कर दिया है, उसे हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब वैसे तो बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो हमें ज़्यादा सक्सेस मिली है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में मिली है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो GMOs हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे।
लेकिन इस टॉपिक में स्पेसिफिकली वी विल टॉक अबाउट दोज क्रॉप्स जो हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, ऑल्ट्रेशन ऑफ जीन्स से बनाई हैं। सो अब ये जो क्रॉप्स बनाई जाती हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये क्रॉप्स जो हैं ये ज़्यादा टॉलरेंट होती हैं टू अबायोटिक स्ट्रेस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जीएमसीज के कि दीज क्रॉप्स आर मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस। ये एबायोटिक स्ट्रेसेस को इजीली झेल लेती हैं। अब एबायोटिक स्ट्रेस का मीनिंग क्या है, जैसे अगर मैं कोई नॉर्मल क्रॉप उगाती हूँ और उसको ग्रो करने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या पीएच चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल उसको ग्रो करने के लिए 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और अगर मैं उसी स्पीशीज को एक जीएमसी में कन्वर्ट कर देती हूँ तो वो स्पीशीज 37 के आगे 45-46 डिग्री सेल्सियस पर भी इजीली ग्रो हो जाएगी। तो जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है, या जो टेम्परेचर या पीएच या रेनिंग की वजह से या ड्रॉट की वजह से जो लॉस होता है, हमें ये लॉसेस देखने के लिए कम मिलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, क्योंकि ये इजीली झेल जाती हैं लेस टेम्परेचर को, ड्रॉट, सूखे को या सॉल्टी वाटर को। तो ये सैलिनिटी वगैरह के लिए भी ज़्यादा टॉलरेंट होती हैं। नेक्स्ट, ये रिड्यूस रिलायंस शो करती हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स पे, यानी कि अगर हम कोई जीएमसी बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें अगर पेस्टिसाइड्स डालने हैं और अगर हम लेस अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड भी यूज़ कर रहे हैं तो वो जो स्पीशीज़ हैं वो रेजिस्टेंसी को शो करेंगी टुवर्ड्स पेस्ट, यानी कि उसके अंदर जो कीड़े हैं वो नहीं लगेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे टॉपिक्स को, हमें पता लगता रहेगा कि जो जीएमसीज हैं वो क्यों रेजिस्टेंट होती हैं। नेक्स्ट, ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करती हैं और मिनरल यूजेज की एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। मिनरल यूजेज की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएंगी, अब इसके अंदर वेस्टेज नहीं होता मिनरल यूजेज का, यानी कि जितना ज़्यादा मिनरल रिक्वायर्ड है सिर्फ उतने ही मिनरल्स को यूज़ किया जाएगा थ्रू द सॉइल, बचे हुए मिनरल्स को सॉइल में ही छोड़ दिया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़। तो दीज क्रॉप्स, इन क्रॉप्स को हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि एफिशिएंटली जो मिनरल्स हैं उनका यूटिलाइजेशन करें, और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नॉर्मल फूड प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है। जैसे एक विटामिन ए एनरिच्ड राइस होते हैं जिनको हम गोल्डन राइस भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करे गए थे 1970s के आसपास, जहाँ पर अफ्रीका के अंदर हमने पॉपुलेशन के अंदर इस गोल्डन राइस को सर्व किया था, क्योंकि वहाँ की न्यूट्रिशनल डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पर हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के, वो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं दैट दीज क्रॉप्स आर मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस लाइक ड्रॉट एंड ऑल, या सैलिनिटी। नेक्स्ट, ये जो क्रॉप्स होती हैं ये केमिकल पेस्टिसाइड्स पे रिड्यूस्ड रिलायंस को शो करती हैं, यानी कि डिपेंड नहीं होती केमिकल पेस्टिसाइड्स पे। नेक्स्ट जो है वो ये है कि ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को घटाती हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस वही हैं जिसके अंदर जो क्रॉप्स हैं वो कटने के बाद गोदामों वगैरह में स्टोर होती हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस घटाए कैसे जाते हैं, हम बहुत सारी इंसेक्ट रेजिस्टेंट स्पीशीज बना रहे हैं आज के ज़माने में, जिससे हम इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को घटा पा रहे हैं। अभी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हर एक चीज़ का एक एग्जाम्पल हम देखते चलते जाएंगे। इंक्रीज एफिशिएंसी होती है क्रॉप्स में टू मिनरल यूजेज, यानी कि अर्ली एग्जॉर्प्शन नहीं होता है। अर्ली एग्जॉर्प्शन नहीं होगा यानी कि सॉइल के अंदर हमें बार बार फर्टिलाइजर जो है वो ऐड ऑन नहीं करने पड़ेंगे, और इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा होता है। अब ये जो एग्जाम्पल है ना यहाँ पर गोल्डन राइस का, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल काफ़ी बार पेपर में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये विटामिन ए एनरिच्ड राइस भी कहलाते हैं। इन राइसेस के अंदर जो है वो विटामिन ए का कंटेंट नॉर्मल राइस से थोड़ा ज़्यादा होता है। सो एनसीईआरटी से कवर करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक जो है, हेडिंग जो है एनसीईआरटी में वो ये है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। लेट अस टेक अ लुक एट 3 पॉइंट्स दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं उन 3 ऑप्शंस की जो हम इस्तेमाल कर रहे थे फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिसमें पहला है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर के अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल किया था। जैसे हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते थे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते थे, तो सबसे पहला तरीका हमने ये अपनाया था, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो क्रॉप्स थी उसमें अप टू 99 to 90% जो लॉसेज हैं हमें देखने के लिए मिलते थे ड्यू टू पेस्ट। लेकिन जब हमने केमिकल्स का यूज़ करना स्टार्ट करा, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना स्टार्ट करा, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना स्टार्ट करा, तो हमने इन लॉसेस को जो है वो काफ़ी अमाउंट तक घटा लिया था। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं पेस्टिसाइड्स को, कंप्लीटली फुली ऑर्गेनिक मैनर में जो स्पीशीज़ हैं उनको ग्रो करते हैं। एंड नेक्स्ट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाते हैं, जो हमें इस चैप्टर में अब फोकस करना है।
तो कहता है द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने हमारी फूड सप्लाई को तो 3 गुना बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी ये इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ये ग्रीन रेवोल्यूशन भी जो है वो ह्यूमन डिमांड्स को पूरा या ह्यूमन फूड डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था। इंक्रीजिंग यील्ड्स हैव बीन पार्टली ड्यू टू यूजेज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज। अब जो हम यील्ड्स बढ़ा रहे थे या इम्प्रूव कर रहे थे हम क्रॉप वैराइटीज ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, वो क्रॉप वैराइटीज के अंदर इंप्रूवमेंट लाकर किया जा रहा था और उसके अंदर हम बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर रहे थे, एग्रोकेमिकल्स यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड केमिकल्स का यूज़ कर रहे थे। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज होती गई, एग्रोकेमिकल्स जो है वो एक्सपेंसिव हो गए। एक इसका डिसएडवांटेज ये भी था कि एग्रोकेमिकल्स जो है वो फार्मर्स को यूज़ करने नहीं आते थे, उन्हें नहीं पता था कि कितना अमाउंट जो है वो एग्रोकेमिकल्स का यूज़ करना है, जिसकी वजह से हमको बायोमैग्निफिकेशन वगैरह जो है उसका सामना करना पड़ा था। तो एग्रोकेमिकल्स एक्सपेंसिव होते थे और फर्दर यील्ड बढ़ाना हमारे लिए पुराने तरीकों से पॉसिबल नहीं था। कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स जो हैं वो इनफ नहीं हो रही थी यहाँ पर। तो अब सवाल ये था कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव पाथवे है दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो सो दैट फार्मर्स में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फॉर देयर फील्ड्स, कि क्या कोई तरीका है जो फार्मर्स या जेनेसिसिस्ट यूज़ कर सकते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट वैराइटीज़ को बढ़ाने के लिए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज़ कम करें? सो येस, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन थे। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन और कॉल्ड जीएमओज। तो यहाँ डेफिनेशन मेंशन्ड है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जीएम प्लांट्स सक्सेसफुल होते हैं या यूजफुल होते हैं बहुत सारे वेज में, जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। इन 5 पॉइंट्स पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में।